तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ये बताओ 28 नंबर एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी, जल्दी बताओ फास्ट। 28 का जवाब, तो ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाएगा। ये बोरॉन का पहले से ही sp2 था और इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बोरॉन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे टोटल कितना डीलोकलाइज है तो 6 आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर और ये 2 पाई बॉन्ड वाले। ये बोरॉन के पास में 0 है, उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ठीक है, 28 नंबर। 21 बताओ, 21 बताओ। हाँ, सबका सही आ रहा है। ठीक है, सबका जवाब सही आ रहा है। 21 का भी जवाब आया है एरोमेटिक, एग्जैक्टली। हाँ, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ये नाइट्रोजन का पहले से ही sp2 है, ये सल्फर का sp2 हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का sp2 हो जाएगा। बाकी सारे कार्बन आपको ऑलरेडी sp2 दिखाई दे रहे होंगे, बाकी सारे आइटम्स आपको ऑलरेडी sp2 दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो 2 तो 4, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर 6 और 2 8 और सल्फर का एक लोन पेयर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी एरोमेटिक है। अगर हम आपको सच सच बताएं ना, तो जितना भी आपको शायद होमवर्क क्वेश्चन में दिए थे वो सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक थे, वो सारे क्वेश्चंस एरोमेटिक वाले ही दिए थे। ठीक है, तो 21 का भी जवाब मिल गया होगा आपको। बाकी ये सारे डिस्कस हो गए थे, 22nd भी एरोमेटिक है, 22nd भी एरोमेटिक है। देख लो आराम से, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी 22nd भी एरोमेटिक है। ठीक है, 25th हो गया था, 26th हो गया था, 26th का बी भी हो गया था, 27th हो गया था। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। 28, 29, 38, 31, 32nd सब हो गया था, 33rd भी हो गया था, 34th भी हो गया था, और 35 के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे, उसका रीजन भी लिखे थे। 35 जो है ये नॉन एरोमेटिक है, एनुलिन 10 नॉन एरोमेटिक होता है, इसके बारे में रीजन भी लिखे थे हम लोग। 35 जो है, ठीक है, वो नॉन एरोमेटिक होगा, इसका रीजन भी लिखे थे हम लोग। हाँ, 39 में आ रहे धीरे धीरे एक एक करके। और 36 डिस्कस हो गया था, 37 हो गया था, 39 इंडोल है, इंडोल। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी तुम्हें चेक करना है। 39th में लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी, तो तुम्हें लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी किनारे वाला दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे एक पी में इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे एक पी में इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या कि एक पाई बॉन्ड है वहां पे, तो दोनों कार्बन के पास में एक एक पी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एक पी इलेक्ट्रॉन। और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है। अब गिन लेते हैं टोटल पी इलेक्ट्रॉन्स, गिनो। लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी, कहां पे तुम्हें एच दिख रहा है बाबू, कहां पे एच दिख रहा है? ये एच नहीं हो सकता, यहाँ पे कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, गिनो पाई इलेक्ट्रॉन, आई होप 10 आना चाहिए, 2 तो 4 टू 6 टू 8 और टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड भी लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी में ये एरोमेटिक है। 39th नंबर एरोमेटिक है, हाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली। ठीक है, 40th का जवाब बताओ, 40th का। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना, डाउट होगा तो पूछ लेना क्वेश्चन नंबर देकर के। ठीक है, 40th आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन दिए थे आई होप सारे एरोमेटिक ही दिए थे। 40th बताओ, लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी। तो लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी अगर चूज करेंगे आप तो ये आएगा, और ये तो हमें दिखलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नाइट्रोजन लार्जेस्ट कॉन्जुगेटेड पेरिफेरी ये हो गया। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर और यहाँ पे। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन का अपना अपना पाई लोन पेयर काउंट होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, sp2 हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, तो गिन लो इसमें, तो 2, तो 4, 5, 7, 9 और एक 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है। 40th नंबर भी कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक है। 40th भी एरोमेटिक है, 40th भी एरोमेटिक है। ठीक है, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, फास्ट। फिर हम लोग एप्लीकेशन देखे थे एरोमेटिसिटी का। तो उस एप्लीकेशन में हम क्या बात बताए थे, कभी भी स्टेबिलिटी इंक्रीज करे, कभी भी स्टेबिलिटी इंक्रीज करे तो वो वाला रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा, वो रिएक्शन होगा और बहुत फास्ट होगा। तो अगर कभी भी एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बनेगा तो वो रिएक्शन इजीली प्रोसीड होगा, वो इजीली प्रोसीड होगा। अगर किसी रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बने वो भी इजीली प्रोसीड होगा। हाँ, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जाएगा तब भी होगा, एंटी से नॉन भी चला जाएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक भी ठीक ठाक स्टेबल होते हैं। ठीक है, ठीक ठाक स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी। तो एसिडिक बिहेवियर देखे थे कि अगर H+ निकालने के बाद अगर एरोमेटिक बन जाएगा तो बहुत आसानी से वो H+ देगा, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। अगर किसी रिएक्शन में H+ देने के बाद एरोमेटिक बन जाए कंपाउंड, पहले से वो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो रहा होगा, तो वो कंपाउंड आसानी से H+ छोड़ेगा, इसका मतलब वो कंपाउंड हाईली एसिडिक होगा। तो ये कुछ एग्जांपल देखे थे, ये सबसे आसानी से छोड़ेगा क्योंकि एरोमेटिक बन गया नॉन एरोमेटिक से। इस क्वेश्चन में नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ही रहा, लेकिन यहाँ पे एक फायदा हुआ था, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं था, यहाँ पे रेजोनेंस था। यहाँ पे देखो रेजोनेंस आ गया है, इसमें रेजोनेंस आ गया था प्रोडक्ट में। तो रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, रेजोनेंस अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो सेकंड वाला भी हो जा रहा था, रिएक्शन फिजिबल था, वो भी H छोड़ेगा लेकिन फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली लेस छोड़ेगा। ठीक है, और थर्ड वाला जो एग्जांपल था हम लोग का, ये अगर H+ छोड़ेगा तो वो एंटी बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी नॉन एरोमेटिक से एंटी में कैसे जाएगा। तो रेट अगर बात करेंगे तो सबसे 1 नंबर जो क्वेश्चन था ये बहुत इजीली H छोड़ेगा, तो उसका मतलब उसका रेट हाईएस्ट होगा। फिर सेकेंड में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ा तो वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। और थर्ड वाला इन जनरल होगा ही नहीं, वो H नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि हम लेस स्टेबल हो जाए या अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, ये वाला बात देखे थे। फिर हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी देखे थे, तो हम लोग देखे थे कि Ag+ किसे पसंद करता है, हैलोजेंस को, X- को। तो वहां पर हम लोग देखे थे फिर से वही, अगर नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में चला जाए या एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक चला जाए तब भी फिजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन देखे थे कि जिस तरीके से निकल करके और वो कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा था और कुछ रिएक्शन में नहीं बढ़ रहा था, तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम लोग बताए थे कि जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उस कंपाउंड का उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में एरोमेटिक बना था, लेकिन सेकंड वाला में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो रहे थे, इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये था केमिकल रिएक्टिविटी का। ठीक है, अब अगर आगे देखें तो रिएक्शन विथ मेटल्स देखे थे। ठीक है, हाँ, अगर तुम्हें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम दिए हैं तो इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर में नहीं होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, कोई भी बॉन्ड का मतलब हम ऐसे दिखला सकते हैं प्लस और माइनस में, इसका मतलब वही होता है एडजेसेंट एटम पे प्लस और माइनस हो तो उसे बॉन्ड से बना दो। तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। तो Mg मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, चाहे सोडियम लो, चाहे एल्यूमिनियम लो, चाहे कोई और सा भी मेटल लो, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। सवाल है इलेक्ट्रॉन किसे देगा, जिसे जरूरत होगी, माइनस को नहीं देगा, प्लस को देगा। तो प्लस को जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक से न्यूट्रल और एक से माइनस चार्ज आ जाएगा, एक से माइनस चार्ज, तो वो एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बन गया था,
एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बन गया था। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 में आएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सारे को क्लियर है, यस या नो? जवाब दो। चलो, सबको लग रहा है क्लियर है। ठीक है, चलो एप्लीकेशन नंबर 3। ठीक है, बॉन्ड रोटेशन एंड सर अगर पाई बॉन्ड होमोलिटिक टूटे तो बाबू होमोलिटिक कैसे टूटेगा? हम क्या बताए थे, अगर हम लोग को जब भी रेजोनेंस कराएंगे तो वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफर कर जाएगा अगर होमोलिटिक ब्रेक करेंगे तो। ठीक है, बॉन्ड रोटेशन एंड डाइपोल मोमेंट। हाँ, आप कहेंगे सर कि कुछ क्वेश्चन में आप डॉट दिखला रहे थे तो कि इलेक्ट्रॉन्स गिन रहे थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स गिन रहे थे पी इलेक्ट्रॉन्स, दैट वाई वहां पे डॉटेड दिखला देते थे। ठीक है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो एप्लीकेशन नंबर 3 है बॉन्ड रोटेशन एंड डाइपोल मोमेंट। चलो देखते हैं, चेक करते हैं, एग्जाम्पल रखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। चलो, ये कंपाउंड तुम्हें दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि ये वाला बॉन्ड, इसका अगर कुछ नाम दे दे, ए, ये बीच वाला जो बॉन्ड है उसका नाम दे दिया हमें ए, तो तुम्हारे से पूछ रहा कि अभी ये बॉन्ड रोटेशन अलाउड है या नहीं। सुनना मेरी बातों को, ये इसमें क्वेश्चन है मेरा कि ये बॉन्ड रोटेशन अलाउड है कि नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड ओ वाला ए बॉन्ड में बॉन्ड रोटेशन अलाउड है या नहीं। तो पाई बॉन्ड, तो अगर सोचो, अगर किसी एक को पकड़ करके देखो, ये फील करना, एक को हम फिक्स रखे हुए हैं और दूसरे को घुमा दिए, तो सोचना ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे होगा? ऐसे, ठीक है, मेरे उंगली दिख पा रहा है, ये पाई बॉन्ड इस तरीके से होगा। अगर तुम एक को पकड़ करके ऐसे घुमा दिए तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। सोचना, तो अभी तो अगर तुम देखो तो ये पाई बॉन्ड में बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होगा, ये पाई बॉन्ड में बॉन्ड रोटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या इसमें क्वेश्चन तुम्हें पूछा है कि ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो सुनना, हम लोग को मतलब है कि ये बॉन्ड किधर रोटेट किया हुआ होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी साइड में होगा, ऑक्सीजन की साइड में या कार्बन की साइड में। तो अगर अच्छा से तुम सोच पाओ, तो अगर ये ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड चला गया तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस हो जाएगा। अच्छा से देखो, तो इसका मतलब ये कंपाउंड बॉन्ड घूमने के बाद, ये अगर बॉन्ड घूमा तो ये बॉन्ड घूमने के बाद ये कंपाउंड रिंग में एरोमेटिक तुम्हें दिखाई देगा। और अब ये सिंगल हो गया है मेरे भाई, ये सिंगल हो गया है, और सिंगल ये बॉन्ड घूम सकता है। अगर ये सोचो एक सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम जब चाहेंगे तो ऐसे घुमा सकते हैं, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये आसानी से रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होगा? अलाउड होगा। रोटेशन क्या होगा? अलाउड है। मतलब कोई पूछेगा कि इसमें बॉन्ड रोटेशन, ए बॉन्ड विल रोटेट और नॉट, तो यस, ए बॉन्ड विल रोटेट, बॉन्ड ए विल रोटेट। क्या लिखना पड़ेगा? बॉन्ड ए विल रोटेट, बॉन्ड ए विल रोटेट, ये रोटेट करेगा। अब अगला है मेरा बॉन्ड रोटेशन, तो पता चल गया डाइपोल मोमेंट। तो सवाल है कि किसी ना किसी फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ मूव किया है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है? ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर तुम देखना चाहो तो इसके अंदर पे एक प्लस चार्ज घूम रहा है, इसके अंदर पे एक प्लस चार्ज घूम रहा है और बाहर में माइनस चार्ज है। तो बॉन्ड किधर घूमा? ऑक्सीजन की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन उधर ही सप्लाई हुआ, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, ये म्यू है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। तो आई होप आप चीजों को समझ गए किधर कैसे बॉन्ड रोटेट कराना है। अगर कंपाउंड एरोमेटिक बनेगा तो बॉन्ड रोटेशन अलाउड हो जाएगा।
बॉन्ड रोटेशन अलाउड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। तुम्हारे सामने अब एग्जाम्पल नंबर हम 2 रख रहे हैं, तुम्हारे सामने हम एग्जाम्पल नंबर 2 रख रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें हमें बताना जो बीच वाला जो बॉन्ड है, बीच वाला जो बॉन्ड है क्या वो रोटेट करेगा, बीच वाला बॉन्ड है क्या वो रोटेट कर सकता है क्या, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। हमें बीच वाले बॉन्ड के बारे में बात करना है, बीच वाला जो बॉन्ड है, दोनों रिंग के बीच वाला बॉन्ड। जल्दी से बताओ, फास्ट जवाब, फास्ट जवाब दो, क्या बीच वाला बॉन्ड घूमेगा या नहीं, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। अद्विति कह रही है कि नहीं नहीं घूमेगा, शुभम कह रहा है कि नहीं घूमेगा। चलो ठीक है, ठीक है, जवाब आ गया। चलो अब देखते हैं, ठीक है, डाइपोल डाउनवर्ड होगा। अच्छा चलो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉन्ड घूमेगा या नहीं घूमेगा। हम ऊपर वाले रिंग के पास गए बात करने के लिए, ऊपर वाले रिंग के पास में गए बात करने के लिए। हम पूछे क्या चाहते हो, ये कहने लगा कि सर मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हम बोले तो क्या चाहते हो, ये कहने लगा कि सर हम खुश है, हम एरोमेटिक वाले कैटेगरी में आते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रख करके हम खुश है, हमें ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना किसी को हमें देना है, ठीक है। हम नीचे वाले से बात किए, ये कहने लगा कि सर मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, या तो मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, या तो मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, या मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, दे दीजिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन या ले लीजिए। अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा नीचे वाले रिंग को तो 6 हो जाएगा, 6 एरोमेटिक वाले कैटेगरी में आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसे छीन लेंगे तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसका मतलब ये फिर से एरोमेटिक वाले कैटेगरी में आ जाएगा। ऊपर वाले को चाहिए नहीं, ऊपर वाले पहले से ही 2 है, तो ये बीच वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री है, हम 2 किसी को दे सकते हैं, 2 किसी को दे सकते हैं। अगर हम नीचे वाले को दे तो फायदा है, क्योंकि ऊपर वाले को चाहिए नहीं, ऊपर वाले को चाहिए नहीं और नीचे वाले को चाहिए, नीचे वाले को चाहिए। तो अगर जो बॉन्ड है ये नीचे की डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो तुम अच्छा से देखो, नीचे वाला रिंग एरोमेटिक, ऊपर वाला में प्लस आ गया, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो ये दोनों रिंग एरोमेटिक हो गया। तो क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा इस बॉन्ड का, अगर नाम दे दे बॉन्ड ए तो क्या लिखना पड़ेगा, बॉन्ड ए विल रोटेट as both the ring becomes aromatic, rings becomes aromatic, both the ring becomes aromatic। और इसका डाइपोल मोमेंट अगर तुम डायरेक्शन देखना चाहो तो इसको हम लोग, आपको पता है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स हो रहे हैं उसको गोल करके माइनस दिखला देंगे नीचे वाले में, ऊपर वाले में प्लस, क्योंकि प्लस चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सब कुछ सही बताया था, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सब कुछ सही बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है। हमें बताना कि बॉन्ड ए रोटेट करेगा या नहीं करेगा। नीचे वाला 7 मेंबर्ड रिंग है, नीचे वाला 7 मेंबर्ड रिंग है, क्या ये मिडिल वाला बॉन्ड रोटेट करेगा, यस या नो, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फास्ट जल्दी बताओ, ठीक है, हेड वाले में, ठीक है। अगर रोटेट करेगा तो यस लिखे, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अप या डाउन लिख दे जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का ही बताएंगे। यस, अप, रोटेट, अपवर्ड, सही है, सबका जवाब सही आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली आप सीख गए, क्योंकि हमें दिखाई दे कि ऊपर वाले रिंग से अगर जाके बात करेंगे तो बोलेगा कि सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हमें 2 चाहिए या 2 हटा लो,
ठीक है, तो अपने पास बीच वाला फ्री दिख रहा है, अगर इसे 2 दे दे तो नीचे वाले भी खुश, ऊपर वाले भी खुश, तो ये रोटेट करेगा। तो लिख लेना इसका जवाब भी वैसा ही कि बॉन्ड विल रोटेट और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, नीचे से ऊपर। ठीक है, इसको गोल करके दिखला देते हैं, ऊपर माइनस, तो ये ऊपर होगा और बॉन्ड ए विल रोटेट। यस, रोटेशन पॉसिबल है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर बताओ, फोर्थ नंबर क्या रोटेट होगा बॉन्ड? फोर्थ नंबर बताओ। नहीं रोटेट होगा, रोटेट ही नहीं होगा, वो रोटेट नहीं होगा। ठीक है, बॉन्ड ए रोटेट नहीं होगा, तो लिख दो इसमें नो रोटेशन। तो जब रोटेशन ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट का बात हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें बैरियर आ गया, रोटेशन के टूवर्ड्स बैरियर आ गया। ठीक है, एक बैरियर आ गया। और यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, अगर क्लियर है तो यस लिख दे जल्दी से, फास्ट। यहाँ तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक सेकंड, नीचे वाला ब्लर हो गया, अभी परफेक्ट है। ठीक है, और सर ये सब कंपाउंड एग्जैक्टली, ये कंपाउंड कोई पूछेगा कि ये क्या है तो एरोमेटिक है। यस, नेट कंपाउंड एरोमेटिक है, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये कंपाउंड किस फॉर्म में होगा, इस कंपाउंड में होगा। ये पूछेगा तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ये बॉन्ड नहीं रोटेट करेगा। ये कितना हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ऊपर वाले रिंग में किनो कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और एक 3 ही है, तो 3 किस कैटेगरी में आएगा, नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा, 4 and पाई के मल्टीपल में नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यस हर्ष, ठीक है, सारे को क्लियर हो गया। यस यस यस, कुछ लोग नहीं बोले, सूरज प्रधान बोल रहे नहीं समझ में आया क्या सूरज? तो ये एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन था, ये हम लोग समझ गए। अगला हेडिंग, महा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे मतलब आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने। तो अगला हेडिंग बना लो, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, या इसी का है दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अगला हेडिंग बना लो, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, यानी कि अब बताएंगे मतलब तुम्हें क्या मतलब है इसका। ठीक है, मर्डर वाला स्टोरी तो सबको याद होगा, मर्डर वाला स्टोरी। अब देखो, याद करते हैं मर्डर वाला स्टोरी को वापस से, ये हमेशा याद किया करेंगे हम लोग, इसलिए एकदम याद रखना माइंड में। तो मर्डर वाली स्टोरी में क्या चीज था कि मर्डरर भाग रहा था और आप और आपके फ्रेंड्स उस मर्डरर को देख रहे थे या देखे थे। तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई फ्रेंड आपका बहुत ज्यादा उसको देख पाया होगा, कोई फ्रेंड बहुत कम देख पाया होगा। तो जब पुलिस आई होगी तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन दिया होगा, जो उसको ज्यादा देखा होगा या जो कम देखा हुआ होगा। तो आई होप आप सबका जवाब आएगा कि सर जिसने मर्डर को जितना ज्यादा देख पाया होगा अच्छी तरीके से, वो उस पुलिस को उतना ही ज्यादा मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा, पुलिस को उस मर्डर के बारे में उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया होगा। कब? जब वो ज्यादा देख पाया। यानी अगर तुम पूछे कि जो स्केच बना होगा, जो स्केच ड्रॉ हुआ होगा, उस स्केच में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, तो जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया है उसका कंट्रीब्यूशन उस स्केच ड्राइंग में सबसे ज्यादा होगा, उस स्केच ड्राइंग में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जो सबसे कम इंफॉर्मेशन दिया होगा उसका कंट्रीब्यूशन उस स्केच ड्राइंग में सबसे कम होगा, उसमें सबसे कम होगा। यही बात होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ऐसा केस है कि जो आरएस, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसका एग्जिस्टेंस
थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा हो। वैसे तो हाइपोथेटिकल है, हम तो उसको इसलिए बनाते हैं ताकि हमको हाइब्रिड के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके। तो जो आरएस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो वही चीज है, या तो स्टेबिलिटी बोलो आरएस का या फिर कंट्रीब्यूशन बोलो, दोनों का मतलब सेम है। हाँ, ऐसा केस हो सकता है कि सारे कोई मर्डर के बारे में अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट इंफॉर्मेशन दिए, तो सबका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा, सबका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा। ठीक है, तो वही जो आरएस बनते हैं, जो रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके टुवर्ड्स हमको देखना है कि सबसे ज्यादा किससे एक्सप्लेन हो पा रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड। जिससे सबसे ज्यादा हाइब्रिड एक्सप्लेन हो पाएगा उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा या उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो इसके लिए एक मेमोरी एड है जिससे आप याद रख सकते हैं, A1 चार्ज रूल। A1 चार्ज रूल, ये एक मेमोरी एड, एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। A1 चार्ज रूल, A1 चार्ज रूल। ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक, A स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक, यानी अगर एरोमेटिक होगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। ओ से ऑक्टेट, याद करो बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि हर कोई चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। लुईस रूल यही कहता है कि हर एटम इसीलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं ताकि क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। पहला कंडीशन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक सबका बाप है। ठीक है, एरोमेटिक। दूसरा ऑक्टेट, ऑक्टेट जैसा कंप्लीट होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, वो स्टेबल होगा। एन, एन जो है स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये मेमोरी एड बता रहे हैं। आपको पता होगा कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ता है। बॉन्ड क्या चीज है, अट्रैक्शन है। दो, हम लोग नहीं बोलते दो दोस्त के बीच में अच्छा बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग कहने का मतलब आप लोग के बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक अट्रैक्शन है। हाँ, पीछे वाले कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा इसका मतलब उतना ज्यादा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। इसीलिए जहां पर जितना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए होंगे उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब, तो ये डेफिनेशन लिखना है क्या? नहीं, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और लास्ट है चार्ज, तो आपको पता है कि लाइक चार्जेस अवे होने चाहिए, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है वो दूर होने चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव है तो करीब होने चाहिए। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आ गया। A1 चार्ज रूल, ए से एरोमेटिक, ओ से ऑक्टेट, एन से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ई से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और चार्ज का मतलब चार्ज सेपरेशन का बात करेंगे अपोजिट चार्जेस के बीच में और लाइक चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग एक एक करके हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, आप भी साथ साथ लिखते चलेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। ये मेमोरी एड आपको बता दी, इससे आसान होगा आपको याद रखना। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैज मोर नंबर ऑफ, हम लोग एरोमेटिक वाला लिख रहे हैं, मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड फॉर्म, मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड, हाँ बेंजीनॉइड फॉर्म, बेंजीन के जैसा दिखने वाले। ठीक है, द नंबर, द आरएस विच हैज मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड फॉर्म आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। जिसमें ज्यादा बेंजीनॉइड फॉर्म होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, जिसमें ज्यादा बेंजीनॉइड फॉर्म होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। आपके सामने में हम एग्जांपल रखना चाहते हैं, आपके सामने में हम एग्जांपल रखना चाहते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, हम नैप्थलीन का 2 आरएस बना रहे हैं। ठीक है, नैप्थलीन का 2 आरएस बना रहे हैं। ठीक है, एक आरएस ये है और एक दूसरा आरएस ये है।
नैप्थलीन का ये सच नहीं है, ये नैप्थलीन के 2 RS हम बना रहे हैं, 2 RS बना रहे हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम 2 RS बना रहे हैं। हम एक पेन निकाल रहे हैं ताकि आपको और अच्छा से फील हो पाए, ठीक है, ताकि आप देख पाए, क्योंकि सिर्फ रेड कलर से लिखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। रेड और ब्लू निकाल लेते हैं, रेड और ब्लू। एक सेकेंड, चलो ब्लैक मिल गया, ब्लैक ही निकाल लेते हैं। ब्लैक दिखेगा ना, चलो दिखेगा। अगर तुम देख पाओ तो ये बेंजीन जैसा दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये एक बेंजीनोइड है। अच्छा से देखो, पहले एक बेंजीन को देखो 6 मेंबर्ड रिंग को, और तुम फिर दूसरे वाले बेंजीन रिंग को देखो। तो अगर तुम अच्छे से देख पा रहे हो तो दूसरा वाला भी बेंजीन जैसा है। तुम कहोगे सर बॉन्ड इधर है, अरे नहीं, इधर रहे चाहे इधर रहे, मतलब सेम है। हमें देखना है कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है। तो इसमें टोटल कितना बेंजीनोइड आया? 2 बेंजीनोइड आए। कितना बेंजीनोइड आए? 2 बेंजीनोइड आए। अब देखो सेकंड वाले में कोई बताया कितना बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स हैं? सेकंड वाले में कोई बताया कितना बेंजीनोइड है? जल्दी से बताओ तो। सेकेंड वाले में कितना बेंजीनोइड है? एक। यस, शुभम हर्ष सब कोई बता रहा है, यस। तो ये एक ही बेंजीन है, दूसरा वाला बेंजीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो इसमें एक बेंजीनोइड है। तो बताओ, हमारा पॉइंट ये कहता है, ये एरोमेटिक तो है ही है, बेंजीनोइड है मतलब एरोमेटिक है। तो जिसमें जितना ज्यादा बेंजीनोइड फॉर्म होंगे, यानी जितना ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स होंगे, वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा, या कंट्रीब्यूशन का ऑर्डर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस रखेंगे और फटाफट तुम लोग बताते चलना कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का या सेकंड, ठीक है। यानी दो दो, जैसे इसका नाम 1 था, इसका 2 था, इसी तरीके से 1 2 देंगे हम तुम्हारे सामने। तो तुम्हें बताते रहना है कि किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट बताना है, हाँ, लेट नहीं करने का अपने को। 1 और 2 में जल्दी से बताओ कि फर्स्ट वाला ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के टूवर्ड्स, या सेकंड वाले का ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रहे हैं, ठीक है। थर्ड नंबर एग्जैक्टली सबका जवाब सही आ रहा है, ठीक है। ये भी बताओ तो कितना बेंजीनोइड है फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में कितना बेंजीनोइड है? फर्स्ट वाले में कितना बेंजीनोइड है और सेकेंड वाले में कितना बेंजीनोइड है? इसका नाम है नैप्थलीन, लिख लेना नाम भी। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लिए नैप्थलीन का, किसका लिए है? नैप्थलीन का। दूसरा एग्जांपल लिए है एंथ्रासीन का, दूसरा एग्जांपल लिए है एंथ्रासीन का। और थर्ड जो एग्जांपल ले रहे हैं ये फिनैंथ्रासीन का फिनैंथ्रीन का ले रहे हैं। एंथ्रासीन और फिनैंथ्रीन, दोनों फिनैंथ्रीन ही है, उसके हम आरएस बना रहे हैं, उसके आरएस बना रहे हैं, ठीक है, उसके हम आरएस बना रहे हैं। हमें तुम लोग बताना फिर इसी तरीके से 1 वाले में 2 है, 2 वाले में 1 है, फर्स्ट में 2 है, हाँ सबका सही है। इसी तरीके से आप जवाब दे हमें। इसी तरीके से थर्ड नंबर क्वेश्चन में बताए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है या सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। थर्ड वाले में भी जवाब दे, फर्स्ट, थर्ड में भी फर्स्ट, यस यस यस, सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है। फिनैंथ्रीन नाम है, ऊपर वाले का एंथ्रासीन नाम है, ठीक है, ऊपर वाले का एंथ्रासीन नाम है। तो अगर इसमें देखेंगे तो बेंजीनोइड ये है, ठीक है, सेकेंड वाला भी बेंजीनोइड है, ये भी बेंजीनोइड है। अच्छा से देखो तो इस वाले में हमें दिख रहा है एक ही बेंजीनोइड है, बाकी दोनों बेंजीनोइड नहीं है। तो जिसमें ज्यादा बेंजीनोइड होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। थर्ड का फर्स्ट सही है, सबका जवाब थर्ड का फर्स्ट आ रहा है। बेंजीन जैसे दिखने वाले चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीनोइड आरएस, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेंजीन जैसा दिख रहा है, हमें ये दूसरा भी बेंजीन दिख रहा है, और अगर अच्छे से देखो तो तुम्हें तीसरा भी बेंजीन ही दिखेगा। 3 बेंजीनोइड है इसमें, पहले वाले में 3 बेंजीनोइड है, 3 बेंजीनोइड है। इसमें देखो, इसमें एक बेंजीनोइड, और सेकंड वाले में ये बीच वाला नहीं है बेंजीनोइड, लेकिन थर्ड वाला फिर से बेंजीनोइड है, फिर भी
पहले वाला 2 बेंजीनोइड है तो पहले वाले का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो सेकेंड नंबर वाले का नाम है एंथ्रासीन और थर्ड वाले का नाम है फिनेंथ्रीन। तो पहला था ए से एरोमेटिक वाला केस कंप्लीट हो गया, ए से एरोमेटिक वाला केस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ए से एरोमेटिक वाला केस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर है A1, A1 O से ऑक्टेट है, ठीक है। तो लिखेंगे द RS in which all atoms have complete octet, the RS in which all atoms have complete octet are relatively more stable, यानी कि जिस कंपाउंड में या जिस आरएस में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो कंपाउंड रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। हम सबको पता है कि हर कोई चाहता है कि क्या चीज हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो। हर एटम चाहता है कि ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो। लेकिन ऑक्टेट से पहला प्रायोरिटी क्या चीज है हम लोग का, यहाँ पर एरोमेटिसिटी यानी बेंजीनोइड फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 रखना पसंद करेंगे। 3 एग्जाम्पल हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। CH3 CH+ और यहां पर OH है और इसी का एक दूसरा RS बना रहे, ये खुद एक RS है। अब सोचो ये ऑक्सीजन अगर लोन पेयर देगा तो ये देखो तो OH पॉजिटिव आएगा, ये दोनों देखो आपस में RS है। अगर तुम अच्छा से देख पा रहे होगे तो ये लोग दोनों आपस में RS है, ठीक है। हाँ, जितने भी बना रहे ये दोनों भी कंपाउंड जो थे, ये दोनों जो कंपाउंड थे ये भी RS थे आपस में, ये भी RS थे। और ये दोनों भी जो बनाए हैं ये भी क्या है, आपस में RS है। ये दोनों किसी एक सच के RS बने हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि जिस कंपाउंड में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो बताओ तो फोर्थ वाले में फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा या सेकंड वाला, फर्स्ट ज्यादा या सेकंड, बताओ तो। सबका जवाब आ रहा फर्स्ट। फिफ्थ में बताओ, फिफ्थ में तो अगर इसमें देखेंगे तो इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर तुम अच्छा से देखो फोर्थ वाले में तो इस कार्बन बीच वाले कार्बन का 3 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये सिर्फ लोन पेयर दिया है लेकिन बॉन्ड में अगर गिनेंगे तो बॉन्ड में है, ठीक है। बॉन्ड में इसका इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास में 2 लोन पेयर्स थे तो एक लोन पेयर ये बॉन्ड में यूज कर लिया। तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स तो है ना इसके पास, ऑक्सीजन के पास में, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, गिन लो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आई होप आपको दिख गया वो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, फिफ्थ वाले में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर या सेकंड वाला स्ट्रक्चर? फिफ्थ नंबर में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर या सेकंड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? फास्ट, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। सूरज का आ रहा है फर्स्ट, शुभम का आया फर्स्ट, हाँ वेरी गुड, फर्स्ट। फिर से नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या चीज है, इनकम्प्लीट। नाइट्रोजन का ऑक्टेट 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे। नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 5, जिसमें से 2 बॉन्ड में यूज किया है और 1 लूज कर दिया, तो टोटल 4 और 2 फायदा हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है नाइट्रोजन का, यहीं पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 5 + 3 8 और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसका, फिर से सॉरी ऊपर वाले में रॉन्ग कर दिए हम, एक सेकेंड, स्टेबिलिटी सेकेंड वाले का ज्यादा होगा। तुम लोग सब फर्स्ट लिख दिया है, तुम लोग फर्स्ट लिख रहा है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है
ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा से देखो, तुम लोग फर्स्ट लिखते चला जा रहा है। अद्वितीय फर्स्ट कैसे आ रहा है, सूरज फर्स्ट कैसे आ रहा है, अच्छा से देखो। जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ना, यस और नो? बोलो, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं? यस और नो? क्लियर, चलो क्लियर लिख रहा है सर। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन सोचो, तुम्हें हम एक एग्जांपल देते हैं, तुम्हें अगर एग्जांपल देते हैं कि मान लो तुम्हें बहुत दिनों से खाना नहीं मिल रहा है, तुम्हें बहुत दिनों से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम्हें अब खाना और भी दिन, अगले दिन भी नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या बोला जा रहा है, तुम्हें अभी बहुत दिनों से खाना नहीं मिल रहा, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें 7 डेज से खाना नहीं मिला, एक वीक से तुम्हें खाना नहीं मिला, और तुम्हें क्या बोला जा रहा है, तुम अगर नमक रोटी खाना चाहते हो तो खा लो, ये मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें अभी 2 दिन और भूखा रहना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें बिरयानी खिलाया जाएगा, ठीक है? तुम्हें बिरयानी खिलाया जाएगा, तो तुम कौन सा चूज करोगे? तुम नमक रोटी खाने के लिए तुम 7 दिन से भूखे हो, तुम 7 दिन से भूखे हो, तो तुम्हें क्या पसंद होगा कि एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है, 2 दिन के बाद बिरयानी क्या पता खा भी पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, ये ऑप्शन तुम्हारे सामने आ जाएगा। सोच पाए एग्जाम्पल, यहाँ पे वही वाला सिचुएशन है, यहाँ पे इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इससे ये नहीं दिख रहा है कि हम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव में प्लस आ रहा है या लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव में। यहाँ पे पहला है कि इसे अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, पहला है इसे भूखा था, ये भूखा नहीं मरना चाहिए, ठीक है? आई होप शुभम आपको हम बताने में सक्षम रह पाए हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2, ए से हो गया एरोमेटिक, ओ से ऑक्टेट हो गया। बताओ अब क्या आएगा, कौन सा फैक्टर है? थर्ड नंबर, जल्दी बताओ। आपको क्विक हम दे दिए थे मेमोरी एड याद रखने के लिए, बताओ क्या है थर्ड में, क्या लिखना चाहिए अपने को? हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड, एन, एन स्टैंड्स फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। तो द RS which has more number of covalent bond, RS which has more number of covalent bonds are relatively more stable, कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन लिख सकते हैं एज बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मी, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मी। बॉन्ड जब भी फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, उसका एनर्जी घट जाता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है? तो जिसमें RS में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे। एग्जांपल नंबर 6 तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं, CH3 CH माइनस और ये Cl है, और इसी का एक और RS है CH3 CH डबल बॉन्ड Cl माइनस। देखो यहां पर से ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा तो बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है? तो अब बताओ फास्ट, इसमें से कौन सा RS ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा RS का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? सब कुछ बता रहा है सेकंड वाले का, एग्जैक्टली सेकंड वाले का, ये क्लियरली दिख रहा है। तो पहला था एरोमेटिक चेक करेंगे, सवाल है कि रिंग है ही नहीं तो एरोमेटिक क्या चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीशन, तो ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, कार्बन आयन है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट था, तो डी ऑर्बिटल में लिया इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट था, ठीक है? तो ऑक्टेट कंप्लीट था, पहले ए से एरोमेटिक चेक किए, फिर ओ से ऑक्टेट चेक किए, फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में। यही सीक्वेंस में आपको चेक करना है, अपना मन से कोई नया सीक्वेंस मत बना देना, यही सीक्वेंस A1 चार्ज रूल, ठीक है? तो आई होप आपको दिख गया वो सेकंड वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है, सेकंड वाला में ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो दिख गया होगा आपको। ओवरऑल गिनने की जरूरत नहीं, सिर्फ पाई वाला देख लेना, हमेशा पता चल जाएगा आंसर, क्योंकि रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही गेम चलता है, ठीक है? पाई इलेक्ट्रॉन्स में ही गेम चलता है, इसीलिए हमेशा से पाई गिन लेना, ठीक है? जरूरत नहीं बाकी सिग्मा, वो सिग्मा सारे सेम होंगे हमेशा,
ठीक है, अगला रूल क्या है, ठीक है, ओ एन हो गया, ओ एन के बाद क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, द आर एस इन विच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, हाँ ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कंटेन्स निगेटिव चार्ज आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। हाँ, सब रिलेटिवली ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, नहीं, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम निगेटिव चार्ज रखेगा तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। द आर एस इन विच मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम कंटेन्स निगेटिव चार्ज आर रिलेटिवली मोर स्टेबल, ठीक है, वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होंगे। आप सोच रहे होंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, यस, एकदम बिल्कुल आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, बिल्कुल आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बिना एग्जाम्पल दिए छोड़ा नहीं जाएगा आपको, ठीक है। HC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, और दूसरा इसका RS है HCO डबल बॉन्ड CH2। आपको दिख रहा होगा ये निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, इसका हम लोग RS बनाए भी थे, पहले भी बनाए थे। चलो बताओ इसमें से 7 में फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है या सेकंड वाला? जवाब आना शुरू हो गया, जवाब आना शुरू हो गया, सेकंड, सब कोई बोल रहा है सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल, एग्जैक्टली सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सबसे पहले चेक किया एरोमेटिक, कोई नहीं है, एरोमेटिक हो नहीं सकता, रिंग तो है ही नहीं, ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, सबके निगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, तो ओ भी फेल हो गया। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो सेकंड वाले का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, सेकंड वाले का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, सेकंड वाले का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। अगला रूल क्या है, चार्ज, अगला रूल है चार्ज, ठीक है, अगला रूल है, रूल नंबर 5 जो है वो है चार्ज। द RS which has no charge separation, या तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो, और लाइक चार्जेस, या फिर क्या हो, या तो कोई चार्ज सेपरेशन ना हो और लाइक चार्जेस अवे and unlike charges closer and unlike charges closer are relatively more stable। या तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो, मतलब चार्ज एकदम भी ना हो, बॉन्ड बना हुआ हो, बहुत अच्छी बात है, या फिर क्या हो, लाइक चार्जेस दूर दूर हो और अनलाइक चार्जेस क्या हो, करीब करीब हो, और रिलेटिवली मोर स्टेबल, वो थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स है। A1 चार्ज ये मिलकर के एक रूल बना दिया, मतलब ट्रिक है ये याद करने का, आपको बहुत आसान होगा याद करने में। तो जिस RS में कोई चार्ज सेपरेशन ना हो, और या फिर क्या हो, लाइक चार्जेस दूर दूर हो और अनलाइक चार्जेस क्या हो, करीब करीब हो, वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आपके सामने हम कुछ एग्जांपल्स रखना पसंद करेंगे। 7 एग्जांपल्स हो गए, 8th नंबर एग्जांपल, हाँ, इसी सीक्वेंस में चेक करना, इसी सीक्वेंस में कोई दूसरा सीक्वेंस मत लगा देना। हम एनिलीन का RS बनाए तो यहाँ पे माइनस आएगा, आप लोग भी बनाए थे, NH2 का हम होमवर्क दिए थे आप लोग को RS बनाने का, आई होप आप लोग बनाए थे उस टाइम में, ठीक है। और अगर पीछे मिलाएंगे तो आपको दिख भी जाएगा, ये NH2 का एनिलीन का 2 RS है। अब हमें बताओ कि इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा या सेकंड वाला होगा, फर्स्ट या सेकंड? सब कोई जवाब दे रहा फर्स्ट, क्या ये सच है, क्या ये सच है? चलो चेक करते हैं। तो सवाल है कि दोनों में चार्ज सेपरेशन तो है, चार्ज सेपरेशन तो यस है, अगर चार्ज सेपरेशन है तब फिर क्या देखेंगे, क्या लाइक चार्जेस है या ऑपोजिट?
अनलाइक है, तो प्लस और माइनस अनलाइक चार्जेस है। तो अनलाइक चार्जेस क्या होने चाहिए? क्लोजर। तो प्लस और माइनस, ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया। देखो अच्छे से, देखो मगर बोर्ड पर, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा, फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। होगा, बोलो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस और नो? इस पांचों पॉइंट क्लियर हो गए, यस या नो? चलो ठीक है, जल्दी से एक बार पांचों पॉइंट को रीड करो। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस अभी दिए जाएंगे, ठीक है। ये पांचों पॉइंट को जल्दी रीड करो, ठीक है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम अभी देंगे आपको, जल्दी जल्दी बनाना, जल्दी जल्दी बनाना, फास्ट फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, हाँ ठीक है। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, ठीक है। पहले रीड करो, फिर क्वेश्चंस बनाना, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। प्रश्न नंबर वन, प्रश्न नंबर वन, प्रश्न नंबर वन है, ये तीनों एक कंपाउंड के आरएस दिए गए हैं, ठीक है। इसका नाम लिख दे रहे ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो आपको बताना है कि ए बी सी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ए बी सी आए, ए बी फिर सी होगा, मतलब ऐसा कुछ जवाब देना। हो सकता है आपका जवाब आए ए बी सी, हो सकता है आपका जवाब आए ए सी बी, हो सकता है बी ए सी, कुछ इस टाइप का जवाब आएगा। तो किस टाइप का जवाब होगा आराम आराम से बनाना, ठीक है। अभी हम देखेंगे, चलो बनाते जाओ क्वेश्चन, फिर एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी लिखो, सवाल का जवाब भी बनाना, फास्ट करिएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे आप लोग, ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी, ये सारे आ रहे हैं, इसी तरीके से ए बी सी कर लेना सब में, ठीक है। ए बी सी लिख लेना, ठीक है। तुमको थर्ड नंबर में काम क्या करना है, ये तुम्हें हम फिनॉल दे रहे हैं, फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल दिए हैं तुम्हें, इसका नाम भी याद रखना है, फिनॉल। क्या नाम है इसका? फिनॉल। इसके आरएस बनाओ, पहले सारे आरएस बनाओ, ठीक है। टोटल 5 आरएस होंगे, पांचों आरएस को बनाओ और सबको नंबरिंग करो ए बी सी डी ई तक, और उसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, उसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, ठीक है। उसका स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है फिनॉल का, ठीक है। थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे काम ये करना है, ठीक है। थर्ड नंबर में आपको पांचों आरएस भी बनाने हैं और फिर उसका स्टेबिलिटी भी कंपैरिजन करना है। जल्दी जल्दी बनाएंगे, फास्ट फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
CH2 माइनस है। इसका टोटल 6 RS बनेंगे, 6 RS बनाएंगे आप, ठीक है। फोर्थ वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है। फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो होमवर्क रहेगा। हाँ, कल भी अपना क्लासेस है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। हाँ, थर्ड अभी डिस्कस करेंगे, फोर्थ आपका होमवर्क रहेगा। अभी कुछ क्वेश्चंस और भी देंगे, ठीक है। फोर्थ में टोटल 6 RS बनाएंगे आप। ये खुद एक RS है, एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा क्लोरीन के साथ में। एक फाइनली जब क्लोरीन के सामने में आएगा तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलो देखेंगे, सबसे पहले रूल लगाएंगे। रूल कहता है हम लोग को सबसे पहले चेक करो एरोमेटिक। सवाल है कि हो ही नहीं सकता, एरोमेटिक इज इम्पॉसिबल, ये ओपन चेन कंपाउंड है, खत्म। ओ से ऑक्टेट, ऑक्टेट कॉम्प्लीशन में अगर चेक करेंगे तो उस हिसाब से सी वाला ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। किसका? तो कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये लाइन में सबसे पीछे लगेगा, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। तुम लोग कैब कैसे लिख दिया है, कोई भी सी को सबसे पीछे नहीं किया लाइन में, किसी का भी हमें जवाब में सी सबसे पीछे नहीं दिख रहा है। देखो, अगर थर्ड वाला जो सी नंबर था उसमें कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ए और बी उससे ज्यादा स्टेबल होगा। कहे कहे कि उसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से सी सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इतना कंफर्म हो गया कि लाइन में सी सबसे लास्ट में लगेगा। अब हमें देखना है कि ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो फिर से अब ए में लगाओ, एरोमेटिक हो नहीं सकता। ओ से ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ए में भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बी में भी। क्लोरीन में तुम्हें प्लस दिख रहा होगा, लेकिन क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, वो लोन पेयर दिया है। हाँ बाबू शुभम, बी में क्लोरीन का कंप्लीट है, वो लोन पेयर दिया है। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 7 है। इसका अगर आरएस बनाएंगे आप तो ये वाला आरएस देखो, इसका बनाए भी थे हम लोग। इधर से ये देगा तो ये बॉन्ड घूमेगा, इधर ये बॉन्ड घूमेगा। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के बाद केस नंबर 7 था यही, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो बी वाले में क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ए में भी कंप्लीट है। लेकिन सवाल है कि अब आगे चलेंगे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल है, एन बी फेल, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज। सवाल है एक में कोई चार्ज नहीं है, दूसरे वाले में चार्ज है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव, एक में चार्ज, या तो तुम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज के बेसिस पे कर लो, या फिर सीधा देखो, एक तो में तो ये तो नॉन चार्ज है और ये चार्ज है, ये चार्ज है। इसमें नो चार्ज सेपरेशन, इसमें चार्ज सेपरेशन आ गया। तो जिसमें लेस चार्ज सेपरेशन होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। तो ए बी सी, किसी ने लिखा था, सूरज ने लिखा था ए बी सी जवाब, ए बी सी। वेरी गुड सूरज, ठीक है। चलो सेकंड का जवाब बताओ अच्छे से, सबका एक्सप्लेनेशन फिर घर में लिखना कि क्यों ऐसा हुआ है। सेकंड का बताओ, सेकंड का जल्दी, फास्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताओ। हर्ष गलत है बाबू, अद्वितीय गलत है, शुभम गलत है। फिर से तुम लोग वही गलती कर रहा है जो पिछला क्वेश्चन में किया था। रूल से लगाओ, रूल से, AON ऐसे करके लगाओ। तुम लोग कुछ भी लगा देता है तुक्का, रूल से लगाओ। रूल से लगाओ, रूल से। सूरज गलत है, फिर से तुम लोग गलती कर रहा है। हाँ, शुभम मुखर्जी का अभी सही जवाब आया,
सही आया। अब शुभम का जवाब आया सही। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे, महा इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलना। चलो अब देखते हैं। सी वाले में कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एरोमेटिक है नहीं, कोई भी नहीं है, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। सी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कार्बन का, प्लस चार्ज है, कार्बोकटायन है। बाकी में ऑक्टेट कंप्लीट है। पिछला ही वाला क्वेश्चन है, बस हम क्लोरीन को बदल के सल्फर कर दिए हैं। अब देखो बाकी ए और बी में ज्यादा स्टेबल, अब देखना है फिर से, तो फिर से बाबू वही सेम क्वेश्चन है कि ए वाले में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है और बी वाले में चार्ज सेपरेशन है और सी वाले में ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो लिख लेना बी वाला में चार्ज सेपरेशन, ऐसे करके सबका जवाब लिखना। इसमें लिखना नो चार्ज सेपरेशन, ठीक है, अच्छा से लिखो। सी वाले में क्या लिखेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। थर्ड वाले में तुम्हें 5 आरएस बनाने हैं, थर्ड वाले में तुम्हें 5 आरएस बनाने हैं, 5 आरएस। हम भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, अपना कॉपी में, मेरा नहीं देखेंगे आप। मतलब एक बना हुआ है और 4 बनाना है। वैसे टोटल 4 भी बना देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का रेजोनेंस, रेजोनेट स्टेबिलिटी जो है वो बराबर होगा फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का, ठीक है। ये सब आरएस अपने से बनाना, मेरा छाप मत देना देखकर, सब सिखा चुके हैं, ये सब चीज तुम्हें सिखा चुके हैं। एक्चुअल में ये भी सेम हो जाएगा सेकंड वाले से, ठीक है। तो मेन हमको कंपैरिजन करना है ए बी और सी में। हाँ जवाब लिखेंगे आप लोग, इतना तो कंफर्म होना चाहिए कि बी और डी का सेम होगा, बी और डी का सेम होगा, क्योंकि एक ही है। हाँ दो अलग अलग आरएस अलग अलग है, लेकिन कंट्रीब्यूशन दोनों का बराबर होगा, बी और डी का, और लास्ट वाला ई है, और ए और ई का भी इक्वल होगा, ए और ई का। अब बाकी बताओ, मतलब तुम्हें ए बी सी का करना है कंपैरिजन, ए बी और सी का करना है कंपैरिजन, जल्दी बताओ। आप तो ए बी सी में तो बता सकते हो ना। बहुतों का जवाब आ गया, और 3 का ए बी सी आया ऑर्डर, ए फिर बी फिर सी, यस यस यस, सबका सही आ रहा है, ए बी सी सही है सबका, चलो सही आ गया। तो सिंपल है कि ए वाला में आपको बेंजीनोइड दिख गया होगा, बेंजीनोइड दिख गया, यानी एरोमेटिक वाला केस आ गया बेंजीनोइड। और ये लोग दोनों में चार्ज सेपरेशन देख लो, चार्ज सेपरेशन, चार्ज रूल। तो इसमें ऑपोजिट चार्जेस के बीच में चार्ज सेपरेशन कम है, इसमें दूर है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो गया। तो ए, इसका जवाब होगा ए, फिर बी और डी का इक्वल कर दो, फिर ए और ई भी लिख देना, इक्वल टू ई, ए इक्वल टू ई भी लिख देना, बी और डी इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद सी हो जाएगा। और लिख लेना ये बी और सी में क्या लिख देना, मोर चार्ज सेपरेशन, मोर चार्ज सेपरेशन। क्या है उस पे, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। अच्छा ग्रीन वाला पेन तुम लोगों को दिख रहा है ना, ग्रीन पेन से जो लिखते हो दिखता है कि नहीं, मोर चार्ज सेपरेशन, चलो ठीक है दिखता है, मोर चार्ज सेपरेशन, ठीक है, ठीक है। अब ये फोर्थ आपका होमवर्क है, फोर्थ आपको होमवर्क है, इसके टोटल 6 आरएस बनेंगे। जब यहाँ पे क्लोरीन के सामने जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये डी ऑर्बिटल भी रेजोनेंस करेगा, करा देना, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी करा देना, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर होमवर्क है, टोटल 6 आरएस बनेंगे, जिसमें से कुछ सेम होंगे, जिसमें से कुछ आरएस सेम होंगे। तो आप स्पेस छोड़ दें और इसका होमवर्क कल बना करके लाएंगे, कल इसे डिस्कस करेंगे, फोर्थ नंबर होमवर्क है। हाँ अब कुछ क्वेश्चंस और ले लो, कुछ क्वेश्चंस और ले लो। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 5th 6th और 7th। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दे पाएंगे क्या आप लोग? इसका स्टेप जैसे फर्स्ट 5th में फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा कि सेकंड वाले का ज्यादा होगा? शुभम आप बता सकते हैं क्या बी वाले का क्यों ज्यादा होगा? कुछ लॉजिक? और कोई रीजन? 7th वाला का भी बताओ, फिर 7th का बताओ। 7th का बताओ। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने और भी रख रहे हैं। ए बी सी में आप लोगों को 8th में कंपैरिजन करना है। 7th का बी 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 ग्रेटर देन ए, यही में फंस जाता है स्टूडेंट। इसीलिए ठीक है, आप कहीं पढ़े होंगे, आई होप अच्छा लगा हमें जान करके। एग्जैक्टली यही रीजन हर कोई देता है 5th का और 7th का। ठीक है, हम चाहते थे आप लोग गलती फंसे, हम चाहते थे आप लोग फंसे। ठीक है, हम चाहते थे आप लोग फंसे और फंसे भी है आप लोग, कोई बात नहीं, अच्छा लगा हमें जान करके। देखो हम पहले ऑर्डर लिख दे रहे सबका। ठीक है, पहले ऑर्डर लिख लो। ठीक है, पहले ऑर्डर लिख लो। ठीक है, पहले ऑर्डर लिख लो। 5th और 6th एक ही टाइप का क्वेश्चन है। 5th और 6th एक ही टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 8th तो आप लोग बना लेंगे। अब सुनना मेरी बातों को अच्छे से। ठीक है, मेरी बातों को अच्छा से सुनो, क्वेश्चन की जज्बातों को समझो। हाँ देखो सुनना, ये प्लस चार्ज है। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे सबको, ये प्लस चार्ज है। ठीक है, और यहां पर भी प्लस है। अब सुनना, गलती यहां पे यही चीज होता है कि लोग इसमें रेजोनेंस कर देते हैं। इसका भी रेजोनेंस करा देंगे और इसका भी रेजोनेंस करा देते हैं। फिर से सुनो हम क्या बोल रहे हैं। क्या करते हैं, इसका भी रेजोनेंस करा देते हैं लोग और इसका भी रेजोनेंस करा देते हैं। मेरा सवाल पूछना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं? हमें रेजोनेंस नहीं कराना है, ये खुद स्ट्रक्चर्स तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही दिए हुए हैं। ये किसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही है तुम्हें, और इस दोनों स्ट्रक्चर्स में तुम्हें बताना है स्टेबिलिटी। हमें तुम रेजोनेंस करा दोगे तो ये तो स्ट्रक्चर ही बदल गया, दूसरा आरएस बन जाएगा। मान लो इसमें तुम आरएस बना दिए तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, बॉन्ड ये दोनों सेम हो जाएगा फिर।
सुनना मेरी बातों को, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करना होगा तो कभी भी रेजोनेंस फेनोमेना मत लगाना, कभी भी रेजोनेंस मत लगाना, गलत हो जाएगा। आपको सवाल इसका और इसका सही मिल जाएगा, बट इसमें आप फंस जाएंगे, थर्ड वाले में, सेवंथ वाले में फंस जाएंगे आप। फिर से बोल रहे हैं कि खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और खुद रेजोनेटिंग मतलब रेजोनेंस करके ही बनाया गया है, अब तुम फिर से इसमें रेजोनेंस लगा दोगे, ये तो इलॉजिकल बात ही हो गई। क्या कहना चाहते हैं ये बात पहले समझ में आया तुम लोग को? यस और नो? हम क्या कहना चाहते थे? हाँ, तो यही बात वो पहले हम लोग लिखेंगे, इसको अगले पेज में हम लिखेंगे, इसको बाद में लिखना, हम दिखलाएंगे आपको, अगले पेज में हम लिख रहे हैं क्योंकि अभी कुछ 2 क्वेश्चंस और देंगे, 10 क्वेश्चंस हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगले पेज में एक नोट लिख रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग बाद में लिखिएगा, पहले सुनना। while comparing stability of RS, never consider resonance phenomena। कभी भी रेजोनेंस फेनोमेना तुम नहीं लगाना, गलती से भी नहीं लगाना। ठीक है, ओनली यूज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या चेक करना है? अभी हम लोग 2 ही इफेक्ट पढ़े हैं, एक इंडक्टिव, दूसरा रेजोनेंस। ठीक है, तो जब भी कंपेयर करना होगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कभी भी उसमें रेजोनेंस मत करा देना, कॉन्जुगेशन ये सब मत लगा देना। ठीक है, कि ज्यादा डिस्पर्जन होगा, सब तो सेम है बाबू, तो आरएस ही बना हुआ है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसको लिखने का टाइम दिया जाएगा आपको, बाद में लिखना है। ठीक है, तो सुनो, अब ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2, और ये कार्बन भी कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। दोनों sp2, दोनों साइड से sp2 है। इसमें देखो ये sp2 और इस साइड वाला देखो sp3 है। अब हमें बताना कि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, sp2 या sp3 होता है? sp2 या sp3 ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है? sp2। तो इसमें देखो तो -I ज्यादा हो रहा है और इसमें नेट -I कम हो रहा है। छोटा -I लिखे, इसमें -I बड़ा लिखे, I का बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें प्लस चार्ज को, इस पे ऐसा ही प्लस का मतलब ऐसा ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और तुम उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच दिए हो इंडक्टिव लगा करके। तो बोलो ये और खराब हो जाएगा कि नहीं? बेचारे के पास में पहले ही से कमी है, तुम और खींच लिए तो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा, इसका रिलेटिवली स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, सेम रीजन यहाँ पे भी होगा, सेम रीजन भी यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6th में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, 7th में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे -I ज्यादा हो रहा है। ज्यादा अच्छी बात है, पहले ही से निगेटिव चार्ज है तो ज्यादा अच्छा बात है। तो 7th में फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि -I ज्यादा लग रहा है। आई होप जो हम बात कहना चाहते थे वो आप तक ये बातें पहुंच पाई होगी। यस और नो, जल्दी जवाब दो। ठीक है, और अगर बन गया है तो फिर 8th का जवाब देंगे आप लोग। ठीक है, आसान है, 2 क्वेश्चंस और ले लो। अच्छा, एक बार और बताना है? अच्छा ठीक है, बताएंगे। ठीक है, पहले 8th बनाओ, फिर 8th बनाओ, पहले लिख लो। ठीक है, फिर हम देखते हैं कितना लोग को समझ नहीं आया। 5, 6 और 7 एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, हाँ ठीक है, अद्वितीय आप बता चुके हैं, बाकी लोग समझ आया कि नहीं आया? यस या नो? सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि निगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड बोल सकते हो, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा, लेकिन मतलब उतना भी सही नहीं है बाबू। ठीक है, बहुत भी ज्यादा सही नहीं है, आप थोड़ा सा गलत वे में चल रहे हैं। हाई यहाँ पे इंडक्टिव लगाना होगा, रेजोनेंस मत लगाओ। अगर उसमें देखेंगे तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, दोनों में ही रेजोनेंस लग रहा है। ठीक है, इसमें भी sp2 कार्बन पे ही निगेटिव चार्ज है, इसमें भी sp2 कार्बन पे ही निगेटिव चार्ज है, तो उससे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंडक्टिव लगा रहे हैं, तो इंडक्टिव कौन लगाता है? बाजू वाले लगाते हैं, तो ये sp2 थोड़ा सा ज्यादा। सर हम वैसे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि जैसे बी में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ए में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था 5 नंबर में, तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो फिर लेस स्टेबल हो जाएगा, तो वैसे करके कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही चीज तो कर रहे हैं। ओके सर। हाँ, वही चीज लगा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, फास्ट स्टूडेंट्स, डू फास्ट। एट्थ का बताएंगे आप? एट्थ बताएंगे आप? 9th और 10th होमवर्क रहेगा, ठीक है। हम 5, 6 और 7 के बराबर डिस्कस करेंगे। 9th और 10th आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिख के छोड़ देंगे, अगले क्लास में भी डिस्कस होगा। आप अच्छा से दिमाग लगाएंगे। 9th और 10th में अच्छा से जाते हैं। 9th बहुत आसान है, निहायत ही आसान है। एट्थ का जवाब दो सबको ही। एट्थ का जवाब चाहिए हमें, फास्ट। बहुत कम लोग तेरा बी सी ए भी लिख रहा है, बहुत लोग ए बी सी भी लिख रहा है। थोड़ा जल्दी जवाब दो। ठीक है, 9th और 10th होमवर्क के लिए लिख लेना। 9th और 10th होमवर्क है। 9th और 10th होमवर्क के लिए लिख लेना। ठीक है, 9th और 10th लिख लेना होमवर्क के लिए। हाँ, पहले 8 को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इसका नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी। क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। 10th, हाँ 8 का देखते हैं। अब बहुत आसान है 8 नंबर। 9th भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 10th नंबर जेई में आया हुआ है क्वेश्चन। चलो देखते हैं। एरोमेटिक हो नहीं सकता 8th में। 8th में एरोमेटिक हो नहीं सकता। ऑक्टेट कंप्लीशन सबका है, ऑक्टेट कंप्लीशन सबका है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीशन सबका है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल बी हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज, तो सबसे अच्छा बी। बाकी सारे पॉइंट फेल हो चुके हैं। उसके बाद सी और उसके बाद ए हो जाएगा, बी सी ए। कोई जवाब दिया था आयुष? यस यू आर करेक्ट। और शुभम करेक्ट है, बी सी ए जवाब दिया था। सानिया भी सही है। अच्छा, शुभम बोल रहा है गलती से बोले थे। शुभम का सही है, यस। ए बी सी गलती से बोले थे, ठीक है। बी सी है, यस यस सही है। तो बोलो 8th नंबर समझ में आ गया। 8th नंबर, 9th और 10th होमवर्क है, और पीछे भी होमवर्क दिए थे, ठीक है। अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। अब हाँ चलो, अब देख लेते हैं हम लोग 5th नंबर में। डाउट था किसी किसी को? देखो इसमें कैसे डिस्कस कर रहे हैं। प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज इसका मतलब इस कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इस कार्बन, जो प्लस जिस कार्बन पे उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इस कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स है।
ये चाहता होगा कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन बढ़े। बोलो चाहता होगा कि नहीं चाहता होगा? किसी के पास में पैसे की कमी होगी तो वो क्या चाहेगा कि मेरे पास में पैसा होता। तो ये क्या चाहता होगा कि मेरे पास में काश इलेक्ट्रॉन होता। ठीक है, ऊपर से बेचारा ऐसे ही गरीब है, ऐसे ही गरीब है, ऊपर से और लोग इससे खींचने के लिए चले आए पैसा, इसके और लोग पैसा खींचने के लिए चले आए। ये कार्बन sp2 है, ये बोलो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है sp3 से, बोलो ये इंडक्टिव ज्यादा लगाएगा, -I खींचेगा इलेक्ट्रॉन किसका? प्लस चार्ज का। करीब से बाजू वाला सबसे प्रभावित करता है, तो प्रभावित करेगा सबसे ज्यादा। तो बोलो sp2 वाला कार्बन ज्यादा -I लगाएगा, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? sp3 रिलेटिवली कम इंडक्टिव, ये +I करेगा, sp3 +I ग्रुप होता है कार्बन। तो बोलो दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया कि इसमें -I कम होगा, इसमें -I ज्यादा होगा, तो नेट ये जीत जाएगा। ये कटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कटायन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सिमिलरली इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन था, ये भी चाहता था ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसमें भी सेम रीजन होगा। ये भी इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन इसके पास में ज्यादा था, इसके पास में ज्यादा था, तो ये चाहता था मेरा कोई ले ले, मेरा कोई ले ले। तो कब ले सकेगा? जब sp2 ज्यादा होगा, जब sp2 ज्यादा होगा। आई होप हम आपको बताने में सक्षम रह पाए हैं। यस और नो जल्दी से लिखो, ये जितना बात कहे वो सारे क्लियर है, यस या नो? सबका जवाब आ गया यस 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 यस। चलो ठीक है, चलिए क्वेश्चन जगह स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा से बनाना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिए। और क्वेश्चन नंबर 10 के नीचे स्पेस तो अपना रखेंगे ये आंसर लिखने के लिए, ठीक है। उसके नीचे अब ये वाला लाइन लिख लो, नोट दे करके, नोट बना करके, कि हम लोग को कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना होगा तो कभी भी रेजोनेंस मत लगाना कि ज्यादा कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत सारे जगह पे गलत लिखा हुआ है, बहुत सारे जगह पर गलत लिखा हुआ है। आपको गलत नहीं जानना है, ठीक है, आपको बिल्कुल सच जानना है, सच के सिवा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये लाइन लिख लिए होंगे आई होप। तो ये था हम लोग का कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, कंपैरिजन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलो देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस, अब पीछे वाला कह रहा है सर इसको तो पढ़ लिए दोबारा क्यों पढ़ा रहे? अरे नहीं, आज हम लोग रेजोनेंस एनर्जी नहीं पढ़ेंगे, आज कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी, अच्छा हम देखे थे कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता था या नहीं? पीछे वाला कह रहा है हमें याद नहीं आ रहा है। उसके लिए मेरे पास में उपाय है, उसके लिए मेरे पास में ये डेटा है, याद करो। ये वाला एग्जांपल नंबर 3 एक दिन दिए थे तुम्हें, याद करो। हम क्या बोले थे? स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इस पे रेजोनेंस है, इस कंपाउंड में रेजोनेंस है, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ किससे? सेकंड वाले से। यानी अगर पूछेगा सेकंड और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो थर्ड। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस है, तो उसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा आया था, ज्यादा आया था। देखो 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 देखो, दिख गया होगा। थर्ड वाले में ज्यादा रेजोनेंस था, तो क्या हुआ था? रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा आया था। आई होप आपको याद आ गया होगा, ये एग्जांपल से आपको तुरंत याद आ गई होगी, ठीक है। एक सेकंड, मेरे को फोन आ रहा है। हाँ, तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कंपाउंड होता है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है? फास्ट, जल्दी जल्दी लिखेंगे। हाँ यस यस, सब बात है, क्लियर है। तो इसका मतलब अब हम देखो दो डिफरेंस बात करने जा रहे हैं, दो चीजों पे रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखो पिछले वाले केस में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते थे,
अब तुम यहां पे वो गलती मत कर देना कि रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी स्टेबिलिटी जिसका आरएस का ज्यादा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। नहीं, हम अब नेट कंपाउंड का बात करेंगे। हम आरएस जरूर बनाइए, हम बना तो सकते हैं आरएस ही, कॉपी में कौन सा स्केच तो बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग बनाएंगे आरएस। क्या बनाएंगे? आरएस बनाएंगे, लेकिन सोचेंगे किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में, सच के बारे में। अभी जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी पढ़े उसमें सच के बारे में नहीं सोचते थे, हम आरएस के बारे में सोच रहे होते थे। बहुत सारे आरएस गिवन होते थे, यहाँ पे हमें आरएस ही गिवन होंगे, लेकिन हमें सोचना है कंपाउंड्स के बारे में। अलग अलग कंपाउंड्स होंगे, अलग अलग कंपाउंड्स होंगे। तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, वही सब चीज है, सब चीज को घुमा फिरा करके एक ही चीज है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, aromatic compounds have maximum resonance energy and anti-aromatic has minimum, and anti-aromatic compound has minimum, पेन भी नहीं चल रहा है, anti-aromatic compound has minimum resonance energy। ठीक है, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है ना? तुम लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना? Aromatic compound has maximum resonance energy and anti-aromatic compound has minimum resonance energy। ये लाइन तो सबको क्लियर होगा। अब देखो, सच को सोचना, हाँ सच को सोचना, झूठ को नहीं सोचेंगे हम लोग, ठीक है? सच को सोचना बिल्कुल, हाँ पीछे वाले सच को। अब ये कंपाउंड्स ही अलग अलग होंगे, दिख तो रहा है ना तुम लोग को? नहीं दिखेगा तो बोल देना, नहीं दिखेगा। कंपाउंड्स के बारे में हम लोग भले ही आरएस बना के दे रहे हैं, लेकिन तुम कंपाउंड के बारे में सोचना, हमें बताना ये 1 2 3 तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, और सबसे जिसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। अरे थोड़ा सा होल्ड करो, लाइन चला गया है, ठीक है, आई होप आ जाएगा। देखो तो टॉर्च से दिखता है क्या तुम लोग को? हाँ चलो दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। दिख रहा है तुम लोग को? बताओ 1 2 3 में किसका ज्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी? कंपाउंड के बारे में सोचना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। देख लो आपस में ये लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, तुम्हें दिख रहा होगा ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ऑर्डर लिखो 1 2 3, ऑर्डर लिखो, क्या होगा? 1 2 3 3 2 1 2 1 3 2 3 1, क्या होगा? फास्ट। 1 2 3 जवाब आ रहा है, एग्जैक्टली सही जवाब है। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो एरोमेटिक है, सेकेंड वाला नॉन एरोमेटिक है, और थर्ड वाला एंटी है। तो रेजोनेंस एनर्जी उसका ज्यादा होगा जो एरोमेटिक होंगे, तो ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, ये नैप्थलीन है और ये एंथ्रासीन है, ठीक है। ब्लू बैच वाले को हम बताए थे कि किसका कितना आरएस बनेगा। एक सेकेंड, इसको ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हमें बेंजीनोइड फॉर्म, ऐसा करते इसको एक पॉइंट बना लेते, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 बना लेते हैं हम लोग। द कंपाउंड which has more number of benzenoid RS, the compound which has more number of benzenoid RS has maximum resonance energy, ठीक है।
तो अगर आपको याद होगा नैप्थलीन का बेंजीनोइड आरएस, रेड वाले को थोड़ा सा नहीं पता होगा, इसको हम अगले क्लास में कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। और ये एंथ्रासीन है, ये एंथ्रासीन है, ठीक है, ये एंथ्रासीन है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ नैप्थलीन और एंथ्रासीन, और इस तरीके से हम फिनैंथ्रीन भी दे सकते हैं, तुम्हें एक और भी दे देते हैं, फिनैंथ्रीन भी ले लो। अगर पूछा जाए कि इस तीनों में सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, उसके बाद किसका होगा, तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? क्या ऑर्डर क्या आएगा? फिनैंथ्रीन। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, फिनैंथ्रीन। हाँ, हम बता देते हैं, रेड बैच वाले को थोड़ा सा नहीं पता होगा, नैप्थलीन का टोटल बेंजीनोइड आरएस जो होता है वो 3 होता है, 3 बेंजीनोइड आरएस। एंथ्रासीन का 4 होता है और फिनैंथ्रीन का 5 आरएस होता है, 5 आरएस होता है। इसे याद भी रखना, ठीक है, इसको कभी हम लोग बना करके चेक कर लेंगे। तो ऑर्डर बताओ, ऑर्डर आंसर ही लिखा हुआ तुम्हारे सामने, क्या मजाक चल रहा है बताओ। तो फिनैंथ्रीन का 5, जिसका जितना ज्यादा बेंजीनोइड आरएस होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी होता है। आप कंपाउंड का कंपैरिजन कर रहे, दिख रहा है कि नहीं? पहले हम नैप्थलीन का 2 आरएस बनाते थे और उस पे बात करते थे, आज नहीं, नैप्थलीन अलग एक पूरा कंपाउंड के बारे में बात कर लिए, एंथ्रासीन एक कंपाउंड के बारे में बात कर लिए, फिनैंथ्रीन एक कंपाउंड के बारे में बात कर लिए। हाँ, बोल सकते हैं थोड़ा बहुत सिमिलर है दोनों चीजें, थोड़ा बहुत सिमिलर है चीजें, बट फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर, बट फिर भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, चलो 2 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स और है अपने पास, 2 पॉइंट्स और है। चलो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, चार्ज डेंसिटी वर्ड नाम सुने हैं क्या? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी नाम वर्ड सुने हैं क्या? क्लास ले रहे हैं, कुछ देर में फ्री हो जाएंगे, ठीक, 10 से 15 मिनट में। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, फजांस रूल में पढ़ा है, ठीक है, लिखो द कंपाउंड विच हैज, पहले लिख लो फिर समझेंगे, विच हैज मोर नंबर ऑफ आरएस, मोर नंबर ऑफ आरएस, जिस कंपाउंड में आरएस ज्यादा बनेंगे, हैज मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी, हैज मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। The compound which has more number of RS has maximum resonance energy. ब्रैकेट में लिख लेना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। अभी बताएंगे, इसका मतलब बताएंगे, ठीक है, इसका मतलब बताएंगे, चार्ज डेंसिटी का मतलब बताएंगे अभी थोड़ी देर में, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। हाँ चलो, जिसमें जिस कंपाउंड में ज्यादा आरएस होंगे उस कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। तो हमें बताना, एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रख रहे हैं, एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CHSH, ठीक है। तो थर्ड वाले एग्जांपल में बताओ किसका कंपाउंड के बारे में सोचना, ये लोग दोनों अलग अलग कंपाउंड्स है, तो बताओ किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, किसका मतलब ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा। चलो थर्ड में बताओ जवाब, बताओ कहां सो गया तुम लोग, कहां सो गए तुम लोग? 2 का 1 मतलब 2 का, अच्छा 2 ज्यादा होगा 1 से, ठीक है, 2 ज्यादा होगा 1 से, थर्ड का आंसर बता रहे आज हर्ष। क्यों, कोई बता सकता है क्यों?
थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो तुम लोग, बहुत स्लो जवाब देता, बाकी लोग दे भी नहीं रहा है। सेकेंड में डी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा हर्ष, मजा आ गया। देखो इसमें देखो तो ऑक्सीजन देगा लोन पेयर, ये बस दे सकता है, और ये बॉन्ड इधर घूमेगा, ये ऑक्सीजन देगा और इधर बॉन्ड घूमेगा, ऑक्सीजन ले नहीं सकता है, उसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं है। लेकिन सल्फर के पास में लोन पेयर ये देगा भी, और अच्छा से देखो तो ये लेगा भी, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, सल्फर के पास में डी ऑर्बिटल है। एकदम हर्ष, मजा आ गया तुम्हारा जवाब सुन करके, वेरी गुड। इसमें क्या चीज हो जाएगा, वन मोर आर एस, इसका एक आर एस ज्यादा बनेगा, इसका एक आर एस ज्यादा बनेगा, तो उसका कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। अभी पॉइंट पर आ रहे हैं, अभी क्यों हो रहा है ये सब बात अभी समझेंगे, ठीक है। अब बताओ फोर्थ का जवाब बताओ, अब तो बता सकते हो तुम लोग फोर्थ का। हाँ सही है शुभम, सही है आयुष। हाँ कोई बता सकता है फोर्थ वाले में क्यों ऐसा जवाब होगा, फोर्थ वाले का क्यों फिर से ऐसा क्यों हो रहा है? क्लोरीन में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, क्लोरीन में एग्जैक्टली यहाँ पे एक ज्यादा आरएस बनेगा, यहाँ पे एक आरएस ज्यादा होगा कि क्लोरीन के सामने जब निगेटिव चार्ज आएगा तो क्लोरीन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर लेगा, क्लोरीन डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेगा, ठीक है। लिख सकते हो बिकॉज ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल क्लोरीन, डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्लोरीन का डी ऑर्बिटल है, तो एक ज्यादा आरएस बनेंगे और इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। हमें अब बताओ इतना लोग है, बाकी लोग सो रहा है क्या? हर्षिता, हिमांशु बीच में जवाब दे रहा था, फिर बीच में कहाँ गायब हो गया हिमांशु? बोलो समझ में आ रहा है? निखिल तो कभी देता भी नहीं आंसर, एक भी इसका चार्ट है, मतलब एकदम दुनिया में आया है, बोला कि हम आराम करेंगे, हम पढ़ेंगे भी लेकिन चुपचाप रहेंगे, एकदम शांत इनोसेंट, क्या निखिल, है ना? कॉलेज में भी इस टाइप के बंदे होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक सब कुछ करते हैं एवरीथिंग, हाँ पीछे वाला कर रहा सर वो भी, यस वो भी, ठीक है। और एक होते हैं जो कि सब कुछ करते हैं पढ़ते नहीं है, हाँ, और एक होते हैं सिर्फ पढ़ते ही है, और एक होते हैं मिडिल जो सब कुछ में एवरेज होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आई। अब चार्ज डेंसिटी का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बस 5-10 मिनट और बात करेंगे तुम लोग से। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सुनना मेरे से, मेरे बातों को अब ध्यान से सुनना। Na प्लस है और K प्लस है, Na प्लस है और K प्लस है, या थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, हाँ Cl माइनस है तुम्हारे सामने, ठीक है, और F माइनस है। तुम्हें कुछ याद आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Cl माइनस ज्यादा स्टेबल होते हैं या F माइनस ज्यादा स्टेबल होते हैं? जल्दी से बताओ, Cl माइनस ज्यादा स्टेबल होंगे या F माइनस ज्यादा स्टेबल होंगे? चलो सबका जवाब आ गया, ठीक है। Cl माइनस ज्यादा स्टेबल होते हैं, एग्जैक्टली। क्या होता है ना कि निगेटिव चार्ज दोनों के ऊपर में है, -1 दोनों के ऊपर में है, लेकिन क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा, तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन साइज होता है। तो अगर चार्ज तो दोनों का सेम है, लेकिन क्लोरीन का साइज क्या चीज है, कम, क्लोरीन का साइज क्या है, ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी क्लोरीन का कम हो जाएगा, यानी कि एक ही निगेटिव चार्ज है, बड़े से साइज में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं,
क्लोरीन में एक ही क्लोरीन का जो एटम होगा इसमें साइज बड़ा, तो निगेटिव चार्ज बड़े से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो किसी एक पॉइंट में अगर देखेंगे तो कम प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम होगी उस पोजीशन में, तो रिएक्शन करने का टेंडेंसी भी कम होगा। लेकिन वहीं तुम अगर फ्लोरीन का चेक करो, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एक ही इलेक्ट्रॉन रहने का टेंडेंसी थोड़ा सा ज्यादा होगा। नहीं, सबके लिए होता है बाबू, कटायन अनायन सबके लिए डिफाइंड होता है। तो इसका एक जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का टेंडेंसी ज्यादा है, यानी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो रिएक्टिव ज्यादा तो स्टेबल क्या होगा, कम। स्टेबल क्या होगा, कम। इसीलिए जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, सिमिलरली इसमें जब कम आरएस बने तो चार्ज का इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन कम हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन कम हुआ थर्ड वाले में, इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्सन लेस हुआ। क्यों लेस हुआ, क्योंकि आरएस कम बने, ठीक है। क्योंकि आरएस कम बने तो इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन कम हुआ, तो रिएक्टिव ज्यादा हो गए, तो रिएक्टिव ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। इसका स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए लिखे है जब ज्यादा आरएस बनेंगे तो चार्ज का डिस्पर्सन ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, नहीं है किसी को डाउट नहीं है। अब यहाँ पे नोट में बनाओ, अब यहाँ पे एक एरर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नोट में एग्जाम्पल नंबर 5 महा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। हम कंपाउंड ही बना रहे हैं, O-। हाँ, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये रेजोनेंस वाला है साइन, ठीक है। और एक दूसरा है ये है फिनोऑक्साइड, फिनॉल से बना है, तो फिनोऑक्साइड आयन है ये, और ये फॉर्मिक एसिड से बना है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, तो ये फॉर्मेट आयन है, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, और बोल सकते हैं कि इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, और रेजोनेंस एनर्जी इसका ज्यादा है। इसमें फिफ्थ वाले में रेजोनेंस एनर्जी जो है फॉर्मेट आयन का ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे सर फिफ्थ वाले में तो इसका टोटल 5 आरएस बनेंगे और इसका टोटल 2 आरएस बनेंगे। अभी आपने ऊपर में जस्ट लिखा जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा आरएस बनेंगे उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, फिर सवाल है कि सर आप बोलते भी है और फिर लिखते भी गलत है, कि क्या मतलब है, क्या मजाक चल रहा है। सुनना मेरी बातों को, क्वेश्चन की जज्बातों को, सोचो थोड़ा सा, एक स्टेप अप जाओ। अगर फिनोऑक्साइड आयन का बहुत सारा आरएस बनाएंगे उसमें से ये वाले आरएस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। अभी जस्ट किए थे कंट्रीब्यूशन ऑफ आरएस में फिनॉल का किए थे। यहां देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन को, यहां पे देखो, इसमें ये बस H+ निकाल देंगे तो वही फिनोऑक्साइड आयन बन जाएगा। तो जब ये वाला आरएस को तुम कंसीडर करोगे तो ये वाला बेंजीनोइड फॉर्म है, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इसका कंट्रीब्यूशन क्या चीज है, सबसे ज्यादा है। इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है कि नहीं, सबसे ज्यादा। इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर में माइनस चार्ज का डेंसिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन इसमें आरएस का बहुत ज्यादा, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, और इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन तुम अगर फॉर्मेट आयन को देखोगे तो इसका अगर सच बनाओगे तो इसका सच कुछ ऐसा बनेगा,
यहाँ पे आधा और यहाँ पे आधा, ये दोनों जगह पे आधा होगा और हर ऑक्सीजन के ऊपर -½ चार्ज होगा। तो चार्ज डेंसिटी में इसका चार्ज डेंसिटी जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें -½ आएगा। ऑक्सीजन का साइज तो दोनों केस में सेम होगा, ऑक्सीजन का साइज तो दोनों केस में सेम होगा, चाहे फॉर्मेट आयन हो चाहे फिनो ऑक्साइड आयन हो, लेकिन साइज तो सेम है, लेकिन चार्ज इसमें -½ से ज्यादा रह जाता है क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन इस वाले RS का सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, ज्यादा। इसमें लिख सकते हैं मोर चार्ज डेंसिटी ऑन O, इसमें लेस चार्ज डेंसिटी हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हें ये होता है। ठीक है, ये तो हम एक्सप्लेनेशन दे दिए, इसका एक जस्टिफिकेशन दे दिए, तुम्हें इसे याद रखना होगा, तुम्हें इसे याद रखना पड़ेगा। इसे रिमेंबर लिख देना, ऊपर में रिमेंबर लिख देना। हाँ, इसीलिए बता दे रहे हैं, इसीलिए तुम अपना प्रायोरिटी वही लगाते रहना, जिसमें दिक्कत आता है उसको हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर 5th के ऊपर लिख देना रिमेंबर। और एक है, इसके अलावा एक और है तुम्हारे सामने, एक और एग्जाम्पल हम रखना पसंद करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 रखना पसंद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 हम रखना पसंद करेंगे तुम्हारे सामने। ये भी है, ये भी याद रखना, ये भी रिमेंबर में लिखना। नोट का मतलब है तुम्हें पढ़ते रहना है उससे। इसमें क्या चीज है, तुम्हारे पास में एक कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन है RCOO- और एक कार्बोनेट आयन है CO3 कोई बता सकता है इस दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 या 2? ये है कार्बोक्सिलेट आयन, ये है कार्बोनेट आयन। इसका आप जवाब दे सकते हैं, आप इसका चाहेंगे तो जवाब दे सकते हैं। बताओ फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड, शुभम बोल रहा है सेकंड। चलो सच बनाते हैं, अगर तुम इसका सच बनाओगे तो ये O यहां पे ऐसा आएगा, हर ऑक्सीजन के ऊपर में -½ चार्ज होगा, ईच ऑक्सीजन में -½ चार्ज होगा। और अगर इसका सच बनाओगे तो हर ऑक्सीजन के ऊपर -2/3 चार्ज मिलेगा, -2/3 चार्ज दिखेगा। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का दोनों केस में साइज क्या होगा, सेम। ऑक्सीजन का साइज दोनों केस में क्या होगा, सेम। तो दोनों केस में ऑक्सीजन का साइज तो बिल्कुल सेम है, लेकिन चार्ज डेंसिटी देखो, पहले वाले में -0.5 है, दूसरे वाले में 667 है। तो क्या आपको जवाब मिल गया कि फर्स्ट वाला ज्यादा होगा? ठीक है, तो कोई पूछेगा हमेशा कि इसमें कार्बोनेट आयन में ज्यादा RS बनेंगे, कार्बोनेट आयन में टोटल RS कितना होंगे, 3 RS होंगे, इसको लेकर के इसमें टोटल RS कितने होंगे, 2। तो कोई पूछेगा कि इसमें तो RS कम है फिर भी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो क्यों होता है, दिख गया, फॉर्मल चार्ज की वजह से। चार्ज कितना आ रहा है, एटम दोनों में ऑक्सीजन है। बोलो यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है, यस या नो? हम तुम्हारे से 3 मिनट और लेंगे, सब कोई लिखो यस नो। हाँ, यही 2 तुम्हें याद रखना, एग्जैक्टली यही 2 है, हाँ, यस, यही 2 है। चलो सबको आगे समझ में। अब है टोटल 3 पॉइंट्स हो गए, पहला पॉइंट था एरोमेटिक कंपाउंड्स का सबसे मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी होगा। दूसरा, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीनॉइड फॉर्म ज्यादा आएगा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट था जिसके RS ज्यादा बनेंगे उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी सिर्फ RS देख के नहीं बताएंगे जिसका ज्यादा बनेगा, हम लोग चार्ज डेंसिटी पर मेन बात हो रहा होता है, मेन फैक्ट को आप समझिए। और 4th नंबर है compounds having same number of RS। if compound have same number of RS, अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही सेम हो जाए, ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है कि नंबर ऑफ RS सेम हो जाए, देन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है, क्या लिख दिया आप,
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। क्रॉस कॉन्जुगेशन से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। सवाल है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो कॉन्जुगेशन इन वन डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन। कॉन्जुगेशन इन सेम डायरेक्शन। कॉन्जुगेशन क्या होता है? सेम डायरेक्शन में। और क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन इन रिवर्स डायरेक्शन। अब आप कहेंगे सर हम क्यों मानेंगे कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है क्रॉस वाले से? आप कहेंगे कि सर हम क्यों मानेंगे कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है क्रॉस वाले से? सही बात है, आपका अधिकार भी है, नहीं मान सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एक या फिर ऑप्टिक्स अगर पढ़ाया हुआ होगा तो उसमें एक चीज पढ़ाया गया होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, स्पेलिंग देख लेना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो पढ़े हैं कि नहीं? और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दो बातें शायद आप लोग को बताई गई होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ लोग बोला कि सर नहीं बताया गया है हमें, लेकिन कुछ लोग बोला कि सर हमें बताया गया है। अब हम कैसे माने? ठीक है। अच्छा, वेव्स पढ़े हो? वेव्स, वेव्स में बताओ प्लस प्लस को जोड़ा जाता है? नहीं पढ़ा है? अरे बेटा, तो बहुत गड़बड़ है मामला तुम लोग के साथ में कि वेव्स ही नहीं पढ़ा है। अच्छा चलो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस प्लस। तो बोलो इसका नेट, इसका एडिटिव नेचर होगा कि नहीं होगा? बोलो ये एडिटिव नेचर होगा या नहीं होगा? होगा। इतना तो बात समझ में आ जाता है। सूरज बोलो इतना समझ में आता है कि नहीं? और इसका डिस्ट्रक्टिव नेचर होगा, डिस्ट्रक्टिव नेचर होगा या डिस्ट्रक्शन का काम करेगा? वेक्टर, अच्छा चलो इतना भी पीछे चले आते थोड़ा सा। वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो उसे शायद ऐड कर दिया जाता है। दो फोर्स का डायरेक्शन सेम हो तो उसे ऐड कर दिया जाता है। बोलो ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? और दो फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो माइनस कर दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, होता है। सबको बोला यस। इसका मतलब अगर कॉन्जुगेशन सेम डायरेक्शन में होगा, कॉन्जुगेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथली होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा? स्मूथली होगा। अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, कंस्ट्रक्शन होगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डिस्ट्रक्शन का काम करेगा, वो तोड़ देगा, वो कॉन्जुगेशन को ब्रेक करने का काम करेगा। वो कॉन्जुगेशन को क्या करने का काम करेगा? ब्रेक करने का काम करेगा। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है कॉन्जुगेशन इन सेम डायरेक्शन, और क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है कॉन्जुगेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान रखना, एक्सटेंडेड हमेशा अच्छा होता है। ये कंपाउंड का हम देख रहे हैं, हम आरएस का नहीं देख रहे स्टेबिलिटी, ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर लास्ट 7th नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड के बारे में सोचना, तुम आरएस मत सोचना कि ये आरएस बना हुआ है। हम लोग आरएस बनाते हैं, बट तुम्हें कंपाउंड के बारे में सोचना है। अब हमें बताओ कि ये तीनों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? इस तीनों में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2, 2 1 3, क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट प्रश्न है, आज का ये लास्ट प्रश्न है। कुछ तो बता सकते हो, पहले दोनों में बताओ। 3 फिर 1 फिर 2 बोल रहा हूं। लैपटॉप चाहिए क्या सर? हाँ हाँ, बस बस 1 मिनट और। लैपटॉप चाहिए क्या सर? हो गया है।
बताओ आगे जवाब बहुत लोग आ गए 3-2-1, सूरज का 3-1 आया है, हर्ष का 3-2-1 आया है, यानी ज्यादा 3-2-1 दिख रहा है, इसका मतलब सच तो 3-2-1 वाला ही होगा, ऐसा लग रहा है हमें, मेजोरिटी का यही जवाब आया है। शुभम लेकिन बोल रहा है कि सर 2 ही लोग का तो आया है, 2 ही लोग का तो आया है, कैसे आप मेजोरिटी बात कर रहे हैं सर। चलो देखते हैं, पहले देखो इसका टोटल, ये खुद एक आरएस है और इसका एक ही और आरएस बनेगा, तो इसका टोटल कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन लिख लो या आरएस लिख लो, टोटल इस कंपाउंड के कितना आरएस बनेंगे, तो इस कंपाउंड के टोटल कितना आरएस बनेंगे, 2 बनेंगे, एक खुद है और एक और बनेगा, है ना, एक खुद है और एक और बनेगा। इस कंपाउंड में देखो इसमें 2 कॉन्जुगेशन है, 2 साइड से, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, टोटल 3 आरएस बनेंगे, खुद है और 2 बनेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में बनेंगे, ठीक है। अगर तुम देख पा रहे होंगे तो इसमें भी 2 कॉन्जुगेशन है, एक इधर और एक इधर, 2 कॉन्जुगेशन है, इसमें भी टोटल 3 आरएस बनेंगे। हाँ, इधर नहीं है कोई कॉन्जुगेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसमें टोटल 3 आरएस है। तो अब इतना तो कंफर्म हो गया कि जब आरएस इसमें कम है तो इसका स्टेबिलिटी तो कम होगा, ए वाले का तो कम होगा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी भी लगा सकते हो आप। हमें कंफ्यूजन है दूसरे और तीसरे में कि दोनों में 3 आरएस बने हैं, लेकिन अब सोचो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो एक इस डायरेक्शन में हुआ और दूसरा इस, यानी 2 अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर देखो तो थर्ड वाले में सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, थर्ड वाले में सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है, तो क्या आपको जवाब मिल गया, बोलो जवाब मिल गया, ये होगा ऑर्डर, ये होगा ऑर्डर, लेकिन कब लगाएंगे, जब सारा रूल फेल हो जाएगा, जब कॉन्जुगेशन सेम होंगे, जब कॉन्जुगेशन सेम होंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न का गेम है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ज्यादा अच्छा होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन से। बोलो जितना चीज आज पढ़ा है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी लिखो यस और नो। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल तो आप लोगों का क्लासेस है, हाँ लोकलाइज ज्यादा बेसिक होगा, एकदम पढ़ाएंगे बाबू, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, हर्ष टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ बताया जाएगा, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, ठीक है। ये निखिल कुछ नहीं लिखता, निखिल गायब हो गया क्या, उसको बुरा लग गया क्या, यहाँ पे बुरा नहीं लगना है, हम बहुत कुछ बात बोलेंगे तुम लोग को, दिल पे नहीं लेने का। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार दिखाइएगा, दिखाइएगा क्वेश्चन नंबर 10, बाबा बहुत सारा क्वेश्चन नंबर 10 था, क्या हमें लग रहा है कि CH2N2 प्लस वाला बोल रहा है, और जेई यस हम समझ चुके थे, हाँ बाबू डाइफिनाइल एरोमेटिक ही है, हाँ ये होमवर्क है 10वीं नंबर क्वेश्चन, कल सबको होमवर्क बना करके आएगा, कल सबको होमवर्क बना करके आएगा, हाँ पीछे वाला पूरा रिवाइज करेंगे, ये मतलब बोल सकते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ 50% हो गया बाबू, 50% GOC हो गया, 50% से थोड़ा कम हुआ होगा, 40% हुआ है, 40% अभी चलेगा बाबू, हाँ एक वीक में कंप्लीट कर देंगे, एक वीक में कंप्लीट कर देंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर के, ठीक है, एक वीक में कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।